हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधव लॉ एकेडमी। माधव लॉ एकेडमी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि ये जो हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बीएनएस के एमसीक्यूज़, भारतीय न्याय संहिता के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एक बेसिक बातें मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को कृपया करके देख लीजिए। और जो अभी एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं उनके साथ साथ अगर हो सके, आपके साथ पॉसिबल हो, तो आप बेयरेक्ट लेके बैठिएगा। तो बेयरेक्ट लेकर अगर आप बैठेंगे तो और अच्छे से आपका जो है तैयार हो जाएगा। तो अब तक हमें टोटल जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट है 1000 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने का। ठीक है, हमने अराउंड 130 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर दिए हैं। तो 130 एमसीक्यूज़ जो अब तक डिस्कस हो चुके हैं उनको भी तैयार करने के लिए आप पहले जो पुराने वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 131 से। हम लोग क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे थे बीएनएस में, तो सेक्शन 131 में जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो जनरल एक्सेप्शंस के स्टार्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है? ऑप्शंस हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। जब जज किसी अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट करता है, किसी को सजा देता है, तो क्या वो किसी ऑफेंस का पात्र होता है? जी नहीं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई व्यक्ति लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है किसी कार्य को करने के लिए, तो क्या वो ऑफेंस होगा? नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन बाय एक्सीडेंट। अगर कोई भी किसी भी एक्सीडेंट के कारण कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो क्या वो ऑफेंस होगा? वो ऑफेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही होंगे? यहाँ पर सारे ऑप्शन सही होंगे। बेसिकली ये जनरल एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको पढ़ना है। जनरल एक्सेप्शंस की जो मेन हेडिंग है वो यहाँ पर लिखी गई है और आपको जानना है। इनमें से मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। अगर आप ये एमसीक्यूज कायदे से देख रहे हैं तो ये बताइए कि ए बी सी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं इनके बेसिकली सेक्शंस कौन से हैं, कौन से सेक्शंस में ये जनरल एक्सेप्शंस में डिफाइंड है। ठीक, इनके सेक्शंस आपको कमेंट करने हैं। तो इससे ये भी पता चलेगा कि आप बेरेक्ट साथ में लेके बैठ रहे हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 बात करता है विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएस प्रोवाइड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का कौन सा प्रोविजन बात करता है बीएनएस में? सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस। ऑप्शंस में ऑप्शन ए सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस, ऑप्शन बी सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस, ऑप्शन सी सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस एंड ऑप्शन सी सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस। तो सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस जो है वो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड एक लीगल मैक्सिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योड नेसेसिटिस नॉन हैबिट लीगम। क्योड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगम, इसका मतलब होता है नेसेसिटीज नोज नो लॉ। तो सेक्शन 19 में आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है वो डिफाइंड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में, डडली वाला, स्टीफन डडली वाला केस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133। ठीक, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नेसेसिटी अंडर सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस। कब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा? तो ऑप्शंस यहाँ पर है, सेल्फ डिफेंस इन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, सेल्फ प्रिजर्वेशन एज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी और चॉइस ऑफ इविल्स अफेक्टिंग अ पर्सन अदर देन द एक्यूज्ड। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का जो आपको आप प्लीड नहीं कर सकते वो ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। किसी बेगुनाह को आप ख़त्म कर दें। जो अब जो इस क्वेश्चन को, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को समझने के लिए बेहतर तरीके से जो स्टीफन और डडली वाला केस है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो सेक्शन 19 है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बेसिकली एक कैनिबल का केस है, इसमें एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए जो बच्चा होता है उसको पका के खा जाता है। तो ये केस के कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सेक्शन 19 और क्लियरली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 134, नेसेसिटी एज अ डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड व्हेन द एक्ट हैज बीन डन। नेसेसिटी एज अ डिफेंस कब क्लेम नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए
विद गुड फेथ है तो क्लेम किया जा सकता है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंट यानी कि मेंसरिया ही नहीं है तब तो क्लेम किया ही जा सकता है। विद इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म फॉर अवॉइडिंग अदर ग्रेटर हार्म, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एज ए डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम, कब नहीं क्लेम किया जा सकता, विद इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म। जिस केस की मैं बात कर रहा था वो केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस, और ये बहुत लैंडमार्क केस है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ। यूपी सिविल जज एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मेंस के मॉक टेस्ट हो, ठीक है, उसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज़ भी आप लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पढ़ाई में सहायक सिद्ध होंगे। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट मयंक यादव। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस जे से रिलेटेड अभी हमारा पूरा फोकस है, जो 218 वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी पीसीएस जे की, उस पर हमारा प्राइमरीली फोकस है। साथ साथ छत्तीसगढ़ जज की भी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आ गए हैं, 57 वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए भी हम जनरली यहाँ पर वीडियोस बनाएंगे और क्रैश कोर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे अगर आप छत्तीसगढ़ को भी फोकस कर रहे हैं। इसमें लोकल लॉ और छत्तीसगढ़ की जीके जो है वो एक अलग इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसको आपको देखना होगा, साथ साथ जो आपका मेन लॉ होता है उसके। तो आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन किसकी बात करता है, इंसेनिटी, इंटॉक्सिकेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नेसेसिटी। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को एक्सप्लेन क्या करता है, नेसेसिटी को एक्सप्लेन करता है हमारा ये जो आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस वाला केस है। तो मैंने आपको इसके थोड़े से फैक्ट बता दिए थे, फिर भी बता देता हूँ। इट इन्वॉल्व सेलर्स हु किल्ड एंड एट अ बॉय टू सर्वाइव। द कोर्ट रूल्ड दैट नेसेसिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिफेंस फॉर मर्डर, एस्टैब्लिशिंग लिमिट्स ऑन दिस डॉक्ट्रिन, ठीक। तो ये हमारा स्टीफन वर्सेस डडली का केस था। अब ये एक अलग इलिस्ट्रेशन है जिसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that shot may kill Z, but not intending to kill Z and in good faith intending Z's benefit, A's bullet gives Z mortal wound. What is A guilty of? Z जो है उसको एक टाइगर जो है वो लेके जा रहा है, ठीक। A दूर से देखता है, A गोली मारता है, गन मारता है, ठीक है, लेकिन जो गोली होती है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टाइगर को ना लग के जेड को लग जाए, ठीक। और गोली जो है वो जेड को लग जाती है और इसको एक बहुत बड़ा मॉर्टल वाउंड यानी कि बहुत गहरा जो घाव है वो होता है। तो ए जो है ये इसकी क्या ये इसकी क्या लाइबिलिटी होगी, क्या कल्पेबिलिटी है, क्या मेंसरिया है, क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ये हमें जानना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर एज मैलिस ट्रेवल्स विद द बुलेट। ए ने मर्डर कमिट किया है। बी कहता है ए हैज़ कमिटेड टू मर्डर जेड एंड द वाइल्ड लाइफ एनिमल द टाइगर। सी कहता है ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस एंड डी कहता है नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी है। ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, नो ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस कमिट इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है, उसका कोई भी मेंस रिया और एक्टस रियस नहीं है कि वो जो है डेथ कॉज करे। उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस था कि कैसे भी जो जेड है जिसको टाइगर लेके जा रहा है वो बच जाए, ठीक। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट पार्ट। हम जनरल एक्सेप्शंस में अभी तक हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डॉली इन कैपेक्स यानी कि सेक्शन 20 और 21। तो द एक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटिंग जनरल एक्सेप्शंस अंडर BNS आर मेंशन्ड इन। जो कोई भी बच्चे होते हैं उनके जो जनरल एक्सेप्शंस है, अगर कोई वो ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो कहाँ पर दे रखा है, सेक्शन 20 और सेक्शन 21 में दे रखा है, ठीक। सेक्शन 20 और 21 में बताया गया है कि जो डॉली इन कैपेक्स मतलब अगर कोई बच्चा है और उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको सेक्शन 21 में एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है, उसको माना ही नहीं जाएगा कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है। और सेक्शन 21 में उसको पार्शियल जो है एक्सेप्शन है, उसमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख के डिसाइड किया जाएगा कि उस बच्चे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है। अब एब्सोल्यूट एक्सेप्शन और पार्शियल एक्सेप्शन जो है वो एज के उस पर डिटरमिन होता है। यहाँ पर डॉली इन कैपेक्स में एज डिसाइड करती है, इतने से कम उम्र का बच्चा। तो हम आगे वाले क्वेश्चंस में चलिए इसको देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ एकदम साफ साफ बताइए। Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age which is based on the legal maximum of
डॉली इनकेपैक्स, डॉली कैपेक्स लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, डॉली इनकेपैक्स सही आंसर है। तो 7 साल के अंदर का जो बच्चा होगा अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको डॉली इनकेपैक्स, यानी कि ये लॉ मानता है कि ये बच्चा इतनी ऐसी इसकी सोच समझ नहीं है कि ये कोई भी ऑफेंस कमिट कर सके, इसके लिए इसको एब्सोल्युटली एक्सेप्शन दिया गया है लॉ की तरफ से, इसको इसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी और इसे कानून सजा नहीं देगा। ठीक, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब मेकिंग देम इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। मतलब डॉली इनकेपेक्स में माना जाता है कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो लाइबिलिटी है वो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इनकेपेबल है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डॉली इनकेपेक्स अंडर बीएनएस इज एन एक्सेप्शन टू द क्रिमिनल लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 20 में डिफाइंड है। सेक्शन 20 सही आंसर है। Which provision of the BNS say nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age? कौन सा सेक्शन ये बताता है कि कोई भी ऑफेंस अगर कोई 7 साल के कम उम्र का बच्चा है वो कमिट करेगा तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी क्लियरली समझा चुके हैं, सेक्शन 20 में ये क्लियरली डिफाइंड है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 141। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर ऑप्शंस 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 12 ईयर्स। क्या आंसर है सेक्शन 20 में? 7 ईयर्स। 7 साल के अंदर जो बच्चे क्राइम कमिट कर देते हैं, लॉ ये मानता है कि वो क्राइम नहीं कमिट कर सकते और लॉ उन्हें एब्सोल्यूट जो है एक्सेप्शन देता है। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 142। इससे पहले एक और छोटा सा नोटिफिकेशन दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं, माधव लॉ अकेडमी में अगर आप यूपीपीसीएसजे से रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जीएस प्लस लॉ दोनों ही पढ़ाया जाएगा। और ये जो हमारा जो क्लासेस चलेंगी वो जब तक कि एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता, प्री मेंस इंटरव्यू तक, तब तक ये क्लासेस हमारी रन करती रहेंगी, चाहे भले ही एग्ज़ाम इस साल हो, अगली साल हो या 5 साल बाद हो। हालांकि एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 2025 के, मतलब जो लोग फोकस्ड होंगे 2025 के मई जून तक सब ये ख़त्म हो चुका होगा, जिन्हें जज बनना होगा वो उनका डिसाइड हो चुका होगा। तो बेटर यही है कि जो अपनी तैयारी अभी से शुरू करेगा ना वो बढ़िया काम करेगा। और अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो यूपीपीसीएसजे की, आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरी एक बात अभी से मान लेना, प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई जो है वो मेन से स्टार्ट करना। चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो लोकल लॉ के पेपर हो, चाहे वो बीएनएस का 50 नंबर का जो पेपर आता है वो हो, आप अपनी जो प्रिपरेशन, चाहे वो एसे राइटिंग हो, चाहे वो प्रेसी राइटिंग हो, चाहे वो जीके हो, आपको अपनी जो लिखने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। क्योंकि यूपीपीसीएसजे में हाल फिलहाल के कई सालों में जब भी प्री कंप्लीट होता है उसके बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। तो जब मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता, बाई चांस आपने पढ़ाई की प्री की बहुत अच्छी, आपका प्री क्लियर हो गया और मेंस के लिए आपको समय ही नहीं मिला, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगली बार अगली वैकेंसी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको बहुत सब कुछ आता था, आप अच्छा बेहतर कर सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने मेंस की तैयारी अच्छी नहीं की थी। मैं ये मानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएसजे की, उनको पहले दिन से ही ये सोचना चाहिए कि वो यूपीपीसीएसजे का मेंस लिखेंगे। और मेंस को कम से कम नहीं तो अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे तो कम से कम आपको मेंस को देने ही चाहिए। मतलब जो भी आपका टाइम है उसको डिवाइड कर लो मेंस के लिए कि मेंस के तो लिखना ही लिखना है। अभी जब तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, डेट एग्ज़ाम की डिसाइड नहीं है, मेंस को जितना ज़्यादा हो सके समय दे दो। कोचिंग्स वगैरह जो बाकी ट्रेडिशनल कोचिंग्स चलती हैं उसमें भी मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। उसी का कारण है कि प्रीलिम्स बहुत लोग निकालते हैं और मेंस में बहुत सारे लोग बार बार नहीं निकाल पाते क्योंकि वो वही चीज़ बार बार पढ़ते रहते हैं और जो सुधार उन्हें अपने अंदर लाना चाहिए वो नहीं लाते। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिज्यूम्ड अंडर लॉ टू बी डॉली इनकेपेक्स टू कमिट अ क्राइम? अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, 7 साल से कम का अगर कोई बच्चा है तो उसको डॉली इनकेपेक्स जो है मान लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस डील्स विद द फॉलोइंग। सेक्शन 20 जो है डॉली इनकेपेक्स का, वो किससे डील करता है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, क्वालिफाइड इम्यूनिटी, कंडीशनल इम्यूनिटी, कंटिजेंट इम्यूनिटी। हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं, ये जो है सेक्शन 20 जो है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी से डील करता है, लेकिन जो सेक्शन 21 है वो पार्शियल इम्यूनिटी की बात करता है। वहाँ पर
फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, पार्शियल इम्यूनिटी की बात होती है वहाँ पे। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 144। विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by child under 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion। अब बात हो रही है हमारी सेक्शन 21 की। ठीक, तो सेक्शन 21 इसका सही आंसर है। इसमें अगर कोई बच्चा ऑफेंस कमिट करता है 7 से 12 साल की एज का, तो क्या उसे भी डॉली इनकेपेक्स मान लिया जाएगा? उसे डॉली इनकेपेक्स नहीं माना जाएगा। इसमें हम जज करेंगे कि जो सफिशिएंट मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग है जो भी वो क्राइम कमिट कर रहा है। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ए ने अपने पड़ोस में जाकर बी के यहाँ से एक सोने की घड़ी चुराई। सोने की घड़ी चुराने के बाद ए क्या करता है, जाके एक यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप पे जाकर ये घड़ी बेच देता है कि भैया ये घड़ी जो है आप कितने की लोगे। अब यहाँ पे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमें ये समझ में आया कि ए जिसने घड़ी चुराई है उसे ये पता है कि ये क्राइम है और ये इसको बेचने भी चला गया, यानी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये जस्टिफाइड करते हैं कि इसके अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी है, और अगर इसके अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी है तो लॉ इसे पनिश करेगा इसके ऑफेंस के लिए। ठीक, तो यहाँ पे डॉली इनकेपेक्स का जो डॉली इनकेपेक्स के बाद जो सेक्शन 21 आता है उसमें हम फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं और यहाँ पर पार्शियल इम्यूनिटी आपको मिलती है। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 145। विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स द डिफेंस रिलेटेड टू एक्ट्स ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड? अनसाउंड माइंड का जो है वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 22। इसमें दो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक, अनसाउंड वाइल्ड, और उसके अलावा मैकनॉटन केस जो है अनसाउंड माइंड में वो भी इंपॉर्टेंट केस है, कई बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और लॉ जो है वो लीगल इंसेनिटी को मानता है, मेडिकल इंसेनिटी को नहीं मानता। सेक्शन 22 में जो डिफाइन किया गया है वो है लीगल इंसेनिटी। हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक क्वेश्चन नंबर 145। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 126। Which expression has been used under section 22 of the BNS? सेक्शन 22 ऑफ द BNS में कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया गया है? मैडनेस, मेंटल एलिमेंट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसेनिटी। साफ साफ अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो सेक्शन 22 में एक्सप्रेशन यूज किया गया है। Now we have discussed till question number 146. Now we will be proceeding towards question number 147. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it was of unsound mind because क्यों? ऑप्शंस हैं, he is unable to know the nature of the act, he committed the offense impulsively, both A and B, none of these. None of these तो ऑप्शन सही नहीं है इसमें, both A and B नहीं हो सकता क्योंकि जो B ऑप्शन है he committed the offense impulsively ये गलत है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में ये होता है ही इज अनेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, वो जो एक्ट कमिट कर रहा है उसका नेचर जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि वो सही है या गलत है। तो इसको सेक्शन 22 में को सेक्शन 22 ऑफ BNS में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को डिफाइन किया गया है। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 148 दैट इज आल्सो रिलेटेड टू सेक्शन 22 ऑफ BNS। इंसेनिटी इज लैक ऑफ फ्री विल, इनकैपेसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ड्रंकनेस, इनकैपेसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ड्रंकनेस ये हो गया इंटॉक्सिकेशन, ठीक, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड, एंड ऑप्शन डी डिसीज्ड माइंड। तो डिसीज्ड माइंड पे आप मत मार देना, ये मेडिकल इंसेनिटी की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं लीगल इंसेनिटी की। तो लीगल इंसेनिटी में हमको एक चीज समझनी होती है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेनिटी व्हिच इज लीगल इंसेनिटी। इस केस की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 149। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रोपाउंडेड? कौन सा टेस्ट है? आर वर्सेस अर्नल्ड। आर वर्सेस अर्नल्ड में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट यानी कि जो इंसेनिटी है उसको अगर आप इस सेक्शन 22 को पढ़ेंगे तो आपको जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 22 को बहुत इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। उसमें आर वर्सेस अर्नल्ड, उसके अलावा मैकनॉटन केस, इन सारी चीज़ों को भी सही से समझना पड़ेगा। मेडिकल इंसेनिटी क्या होती है, लीगल इंसेनिटी क्या होती है, इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ही मैं क्लासेस चलाता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं तो सिंपल MCQs की बात करेंगे। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे
981719 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट मयंक यादव और आपकी पढ़ाई बहुत सार्थक हो, आपको रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, यही मेरी कामना है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 150। विच मैक्सिम अंडर BNS मीन्स नॉट ऑफ साउंड माइंड? कौन सा मैक्सिम रिलेटेड है नॉट ऑफ साउंड माइंड से? नॉन कॉम्पोस मेंटिस। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। चाइल्ड ऑफ 10 ईयर्स, ये गलत है। नॉट कोऑपरेटिव, ये भी गलत है। नॉन कॉम्पोस मेंटिस, ये जो है इसका सही आंसर है। नॉट ऑफ साउंड माइंड का मतलब होता है नॉन कॉम्पोस मेंटिस। ये लीगल मैक्सिम है जो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 151। विच टाइप ऑफ इंसेनिटी अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सी इंसेनिटी की बात की थी हमने? पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं, लीगल इंसेनिटी की बात की थी हमने। ठीक, तो लीगल इंसेनिटी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल इंसेनिटी दे रखा है जो कि गलत है, ल्यूनेंसी दे रखा है वो भी गलत है, मॉरल इंसेनिटी भी गलत है। सही आंसर है लीगल इंसेनिटी। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 152। Question number 152 says that assertion, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. And reason here is mistake of fact is a good defense and mistake of law is no defense. Here in this question we will see that both assertion and reason, जो assertion और reason है वो दोनों सही हैं, लेकिन assertion और reason जो है इंडिविजुअली सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस हम देखें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग जो है सेक्शंस उन्होंने बताए हैं जो कि इंडिविजुअली कोरिलेट नहीं करते। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 153। Which of the following cases lays down the principles relating to defense of unsoundness of mind? यहाँ पर आर वर्सेस प्रिंस सही आंसर नहीं है। मैकनॉटन केस जो है वो सही आंसर है। मेंस रिया से रिलेटेड है आर वर्सेस प्रिंस। मैकनॉटन केस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, आर वर्सेस अर्नोल्ड, मैकनॉटन केस, ये सब मेडिकल इंसेनिटी से रिलेटेड है। आपको इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। Now let us deal with the question number 154. Which section of BNS deals with the defense of involuntary intoxication? सेक्शन 22 अभी हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है, तो आ गया सेक्शन 23। ओके, सेक्शन 23 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155। द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? कौन से सिचुएशन में इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा? ठीक, वेयर द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेट होने के बाद उसको नेचर ही नहीं पता एक्ट का, तब तो उसे डिफेंस मिल जाएगा। तो नॉट पूछा गया यहाँ पे, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है, वेयर द इंटॉक्सिकेशन इज वॉलंटरी। अगर कोई खुद से टल्ली होकर के, इंटॉक्सिकेट होकर के कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो क्या उसे इस सिचुएशन में डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन जो नॉट है ना यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बाकी भी मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हेन अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग दैट व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, व्हेन द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग दैट व्हाट ही इज डूइंग इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। व्हाट ही इज डूइंग, इंटॉक्सिकेशन में क्या वो कर रहा है, एक्ट, वो भी नहीं पता उसे, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या नहीं है वो भी उसे नहीं पता। ठीक, तब तो उसे डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन जब वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेट होकर के कोई क्राइम कमिट कर रहा है, तब उसे डिफेंस नहीं मिलेगा। तो 155 क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। Now let us discuss the question number 156. Which of the following is a leading case on intoxication? Intoxication में leading case कौन सा है? अभी हमने आपको इंसेनिटी से रिलेटेड केस डिस्कस किया था। अब हम इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें डीपीपी वर्सेस बियर्ड, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो इसमें आपको ये जानना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो है इसमें वो सही आंसर है। Now let us discuss the question number 157. Consider the following statements regarding involuntary intoxication under section 23 of BNS. ठीक, सेक्शन 123 ऑफ BNS में इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, द एक्यूज्ड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ये तो सही है। द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, द एक्ट इज इमोरल और रॉन्ग। ठीक, द एक्ट इज इमोरल और रॉन्ग, द एक्ट इज ऑफ नेचर दैट में बी इग्नोर्ड, तो ये गलत है। इमोरल और रॉन्ग ये गलत है। दो जो है फर्स्ट एंड ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन
ये सही है। टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23, सेक्शन 23 का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब ये दो बातें हों। सेक्शन 23 कहता है कि एक्यूज्ड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जो नेचर ऑफ एक्ट है उसको वो नहीं पहचान सकता कि वो सही है या गलत है, और ये भी नहीं जान सकता कि वो जो एक्ट है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 एंड 2, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 158। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 23 में हमने पढ़ा था, इनवॉलंटरी, ठीक, इनवॉलंटरी। अब 24 में जो है वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन डिफाइंड है। ओके, यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में आपको लाइबिलिटी आपकी जो होती है वो नेचर ऑफ एक्ट मेंसरिया देखा जाता है, नेचर ऑफ एक्ट, वेदर इट इज द एक्ट व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाती है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 159 डिस्कस करेंगे। द मैक्सिमम वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? किसमें ये मैक्सिम जो है डिफाइन की गई है? सेक्शन 25, सेक्शन 31, सेक्शन 32, सेक्शन 33। हियर द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 25। जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया है उसका मतलब होता है टू वन हु कंसेंट्स नो हार्म इज डन। अगर कोई कंसेंट दी गई है किसी को काम करने के लिए, इसमें इलिस्ट्रेशन है, ए जो है और बी जो है दो लोग हैं, एक दूसरे के हाथ बांधते हैं और हाथ बांधने में उनको कोई चोट नहीं लगेगी ऐसी वो कंसेंट देते हैं। तो गलती से अगर चोट लग जाती है तो यहाँ पर कंसेंट होती है, इस वजह से आपको जो आपकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो नहीं रह जाती, आपका जो डिफेंस होता है एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 25 में। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद हम आगे इसमें जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में बनाएंगे। 30, 30, 40 ऐसे करके हम डिफाइन कर रहे हैं पूरे जो वीडियोस बनते जा रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स बनते जा रहे हैं बीएनएस के। अभी बीएनएस के जो हम एमसीक्यू से रिलेटेड लेक्चर बना रहे हैं, इसके साथ अब हम बीएनएस को पूरा कंप्लीट मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करते करते बीएनएस को पूरा प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो बीएनएस की नॉलेज है साथ साथ बीएनएसएस इसको भी, और जो एविडेंस है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसकी भी पूरी की पूरी जो आपके लेक्चर्स होंगे वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए। अगर आप लॉ की फील्ड से रिलेटेड हैं, जुडिशरी में जाना आपका एम है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो AIB ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 160 है, एक्स अ सर्जन एम्पुटेट्स द राइट हैंड इंडेक्स फिंगर ऑफ वाई अ 14-year-old beggar with Y's consent and in good faith that this would enable Y to get more arms. What is X liable for? X जो है वो एक सर्जन है, वो Y की जो है उंगली जो है उसको काट देता है। 14 साल का लड़का है Y, और ये उंगली इसलिए काट देता है कि उसको जो भीख है वो अब ज़्यादा मिलेगी। ठीक, तो क्या ये गुड फेथ में काम हुआ? इसमें क्या X जो है, ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है, X commits no offense as the act was done with the consent of Y। X ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। देखो पहले 14 साल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, और किस लिए किया कि भीख ज़्यादा मांगने को मिल जाए। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। X commits an offense as the consent of child of 14 years is no avail। ठीक, सही बात है। ऑप्शन सी आपका जो है वो है X commits no offense as the act was done in good faith। ये गुड फेथ में तो है नहीं, भीख ज़्यादा मिले मांग कर, तो ये गुड फेथ का तो इसमें पूरा आप क्लेम ले ही नहीं सकते। तो ऑप्शन सी भी जो है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन डी है, एक्स इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी एज द एक्ट डन वाज नॉट इन गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ बीएनएस। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को अगर आप देखोगे तो दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मार्क करना है। तो आपको हमेशा एमसीक्यूज का मतलब भी होता है कि बार बार एमसीक्यू लगाने को कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आपको सही लगेंगे। ठीक है, तो 50-50 लाइफलाइन तो मिलती नहीं है आपको रियल एग्जाम में, जहां पर आप 2 ऑप्शन हटा दो, है ना। तो ये जो डी है वो सही आंसर है। एक्स इज नॉट एक्सेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी एज द एक्ट वाज नॉट इन गुड फेथ, गुड फेथ में नहीं हुआ था। ठीक, तो यहां पर हमने टोटल डिस्कस कर लिए हैं 160 क्वेश्चंस आउट ऑफ 1000। 160 आउट ऑफ 1000 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस बनते जा रहे हैं। आप लोगों से बस एक यही उम्मीद है कि अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पुराने वीडियोस जो बीएनएस के हैं उनको देखना मत भूलिएगा, और साथ साथ अगर आपको मास्टर वीडियोस यूपी एपीओ की तैयारी, यूपी एचजेएस
और यूपी सिविल जज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डीएम करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर मैंने दे रखा है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं 9889281719। और एक और छोटी सी बात जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक इस वीडियो में, कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है हमको, जो इस नंबर पे आप जिसमें जा सकते हैं, जिसकी एक नॉमिनल फ़ीस रहेगी 300 रुपीज़। इसको हमने बनाया सिर्फ इसलिए है जिसमें जो ये भी पीडीएफ्स जो वगैरह होंगे वो पूरी उसमें शेयर हो जाएंगी, और आपको अगर ये पीडीएफ्स चाहिए होंगी तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। फ़ीस हमने बेसिक इसलिए रखी है जिससे मुझे भीड़ नहीं, जो फोकस्ड लोग हैं बस वही लोग मिले, इस वजह से ये एक नॉमिनल सी फीस है, इसमें और कुछ नहीं। ठीक, तो ये सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यूपी पीसीएस जे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे माधव लॉ अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल जज की पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी क्रैश कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो टोटल बीएनएस के जो एमसीक्यूज चल रहे हैं उनमें यहाँ पर हमने 160 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अभी जनरल एक्सेप्शंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माधव लॉ अकेडमी। थैंक यू सो मच।